Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 5th of the chapter, that is local governments. In last class we have discussed specially the constitutional amendment 73rd of Indian Constitution. In that we have discussed each and everything related to the 73rd constitutional amendment of our country. We have understood how did we try to pass it, what were the consideration of the people and especially the leaders of the country regarding that particular amendment, right? Because initially we did not include it in the constitution because it was the part of DPSP only, right? So in the last class we have discussed that how did we try to implement it, which provisions we have made to make sure that yes, we have implemented it. Okay, all these things we have discussed. I hope that video, that part till last 4 you have seen and it is clear to all of you. Today we are going to discuss 5th part. Okay, so let us start now. Article 243 G part, that is article 243 and the part G of that particular amendment. उसमें देखो क्या है, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत. इसमें क्या मेंशन है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सारी की सारी पंचायत की पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन है. ओके, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ एंडो द पंचायत विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल. अब देखो, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियोज ऑल्सो कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल थी, राइट? Initially there were 8, we have added some more, after that we have completed 10 schedule. But as we implemented 73rd constitution, so we have made one more schedule in our constitution. That was 11th schedule and that is related to local government, especially for rural areas. ओके, सो इसमें पर्टिकुलरली क्या मेंशन है, इसमें ये मेंशन है कि जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेचर है वो किसी लॉ के थ्रू वो पंचायत को पावर्स दे सकते हैं, अथॉरिटी दे सकती है, और किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो उन स्पेशली उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, उन मैटर्स के रिगार्डिंग जो किस में मेंशन है, हमारी कंट्री की 11th शेड्यूल में मेंशन. फाइन. तो बेसिकली यहाँ से आप लोगों को क्या पता चला, यू आर एबल टू गेट 2 थिंग्स. फर्स्ट की पंचायत जो है उसका डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, दैट इज आर्टिकल 243. उसके अलावा आप लोगों को और क्या समझ आया कि ये 11th शेड्यूल में मेंशन है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमारी लोकल गवर्नमेंट को क्या दे सकती है, पावर्स दे सकती है, अथॉरिटी दे सकती है. लेकिन कौन से सब्जेक्ट पे, सिर्फ उन सब्जेक्ट पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में मेंशन है. समझ आया? अब देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मेंशन है और जिनके ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर्स डिवोट कर सकती है, पावर असाइन कर सकती है, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. और कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, राइट? हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीकल्चर. अब देखो क्या हुआ था, पहले सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट थी ना, तो फिर क्या किया, कुछ सब्जेक्ट्स को हमने क्या कर दिया, स्टेट लिस्ट में से ट्रांसफर किया था लोकल गवर्नमेंट की लिस्ट में. मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना, ऑल्दो वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ लिस्ट, स्पेशली हमारे यहाँ कोई लोकल लिस्ट के नाम से लिस्ट नहीं होती, वी आर हैविंग सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. बट फिर हमने क्या किया, जो स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स है ना, उनको ही हमने हैंड ओवर कर दिया था लोकल गवर्नमेंट्स को. वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इज देयर, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, वो सारी की सारी, रूरल हाउसिंग, वो वाली चीजें, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, रॉड, कल्वर्ट्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, वो जो अब देखो मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, ऑल द थिंग्स जो बेसिकली रिक्वायर्ड हैं, जो बेस हैं, राइट? वो चीजें हम लोगों ने हैंड ओवर की हैं विलेजेस को, राइट? स्पेशली लोकल गवर्नमेंट को, जैसे कि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स है ना, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, वो सारी की सारी चीजें, टेक्निकल. अब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है विद द हेल्प ऑफ द लोकल गवर्नमेंट फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर वे में वर्क करती है. ओके, उसके अलावा जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी. अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, राइट?
अडल्ट के लिए एजुकेशन स्पेशली हमने क्या पढ़ा था, जैसे ग्राम सभा होती है ना, तो बेसिकली प्रोविजन कर सकते हैं कि वो स्पेशली एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है. ओके, लाइब्रेरीज दे कैन ओपन, कल्चरल एक्टिविटीज दे कैन ऑर्गेनाइज, मार्केट्स एंड फेयर्स दे कैन ऑर्गेनाइज, है ना. आप लोगों ने देखा होगा कोई स्पेशली कोई ऐसा फेयर होता है जो एक पर्टिकुलर विलेज में, पर्टिकुलर एरिया में ही लगता है, राइट. उसके अलावा हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये सारी फैसिलिटी इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, ये सारी की सारी चीजें जो अब देखो आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स बने होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसीज बने होते हैं, है ना. तो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखो लोकल गवर्नमेंट को क्यों हैंड ओवर कर दी एक टाइप से, क्योंकि ये वो चीजें हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी एटलीस्ट उसी लेवल पे सॉल्व हो जानी चाहिए, है ना, और जिनका इमीडिएट सोल्यूशन होना चाहिए, राइट. दैट्स व्हाई वी हैव पुट ऑल दीज सब्जेक्ट्स इन द लिस्ट ऑफ दो सब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी ऑन व्हिच द लॉज कैन बी मेड बाय द लोकल गवर्नमेंट, है ना. उसके अलावा फैमिली वेलफेयर, इससे रिलेटेड अगर कोई स्कीम है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड इट्स पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर इनके रिगार्डिंग कोई डेवलपमेंटल स्कीम बनानी है, या फिर पीडीएस टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके रिगार्डिंग, है ना. ये सारे सब्जेक्ट पहले देखो कहां थे, ऑल दीज सब्जेक्ट्स वर दी पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ओनली. बट फिर हमने क्या किया, जैसे ही हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 73rd, तो फिर हमने क्या कर दिया, उस लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स को हैंड ओवर कर दिया लोकल गवर्नमेंट्स को. समझा, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हमें लगा कि इनकी ना लोकल लेवल पे इनको देखने की जरूरत है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इन सब्जेक्ट्स को हैंड ओवर कर दिया, राइट. सो दीज सब्जेक्ट्स आर देयर. अब देखो, why are subjects only from the states list to be transferred? Why can't we transfer some subjects from the union list also? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Of course not. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले ही सेंट्रल लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस के हैं, है ना, जैसे करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया, राइट. वो सारे सब्जेक्ट्स आप लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द होल नेशन. और इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट मेंशन करने थे, इसमें आपको वही सब्जेक्ट तो आप हैंड ओवर कर सकते हो ना जिनका गांव से कुछ लेना देना होगा. अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया से रिलेटेड ही नहीं है, सो हाउ कैन यू हैंड ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू द लोकल गवर्नमेंट? इट्स नॉट पॉसिबल ना, राइट. तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मन मर्जी आया तो हमने सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट भी उठा के हमने लोकल गवर्नमेंट को दे दिया. देयर आर सम प्रोविजंस रिगार्डिंग दैट. हमने पहले देखा है कि कौन से सब्जेक्ट्स को आपको मेंशन करना है. फाइन, आई होप क्लियर. अब देखो फिर क्या है, द प्रोविजंस ऑफ द 73rd अमेंडमेंट वाज नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज इनहैबिटेड बाय आदिवासी पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. लेकिन फिर क्या किया गया, जो प्रोविजन थे ना उनको एप्लीकेबल नहीं बनाया गया. किस एरियाज में, जहां पर कौन से लोग रह रहे थे, बेसिकली आदिवासी कम्युनिटी रह रही थी, राइट. क्योंकि दे आर हैविंग अ सेपरेट कल्चर, the people are having separate type of tradition, and specially अगर हम ऐसी provision करते तो all of the people they must be thinking कि हमारे living areas में government का interfere है. that should not happen, है ना. तो इसीलिए क्या किया, इन पर्टिकुलर बिल्स को, इन पर्टिकुलर अमेंडमेंट को हम लोगों ने उन एरियाज में नहीं इंप्लीमेंट किया जहां पर आदिवासी लोग रह रहे थे. फिर क्या किया, इन 1996 a separate act was passed extending the provisions of पंचायत system to these areas. और क्या किया, अब देखो, क्योंकि हर एक प्लेस की ना प्रॉब्लम्स, पोजीशन, सिचुएशन अलग अलग है ना, और हर एक एरिया के अकॉर्डिंग हमें उसकी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, देन टैकल करना पड़ता है, राइट. तो आदिवासी की प्रॉब्लम को भी सबसे पहले हम लोगों ने समझा, विच काइंड ऑफ सिचुएशन दे आर फेसिंग, वहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट है. तो फाइनली फिर हम लोगों ने क्या किया, 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास कर दिया. और सेपरेट एक्ट में क्या किया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, जिसमें हम लोगों ने मेंशन किए थे, एक्सटेंड किए थे पंचायती राज के प्रोविजंस को. मतलब अब क्या किया, एक्सटेंड करके हम लोगों ने ऐसे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट कर दिया जो आपके ट्राइबल सोसाइटी के पीपल भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. समझ आया, गॉट इट. तो अब बेसिकली क्या है, हम लोगों ने क्या किया, पहले वाला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था बेसिकली 73rd, उसको हम लोगों ने ट्राइबल एरियाज में क्या नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया. बट फाइनली फिर हम लोगों ने क्या किया, वी अगेन अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन
राइट मतलब कुछ ऐसा सेपरेट एक्ट पास किया स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ ट्राइबल एरियाज, आदिवासी पीपल, है ना, ताकि वो लोग उनके रिगार्डिंग हम कुछ उनके लिए कुछ स्पेशल ऐसे प्रोविजंस ऐड ऑन कर सकें. दैट वाज द बेसिक रीजन. समझ आया. फिर मैनी आदिवासीज कम्युनिटीज हैव देयर ट्रेडिशनल कस्टम ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट एंड वाटर रिजर्वियर एटसेट्रा. अब देखो ऐसे स्पेशली हुआ क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल पीपल है उनका कल्चर ही सेपरेट होता है, बिकॉज दे आर लिविंग डायरेक्टली इन द लैप ऑफ द नेचर ओनली. वो तो डायरेक्टली रहे नेचर की गोद में रहे हैं. तो हाउ डू दे ट्रीट द रिसोर्सेज? वो तो ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे रिसोर्सेज ना हमारे ही हैं. राइट आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई वहां पे गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम भी जाती है तो गवर्नमेंट हैव टू फेस प्रॉब्लम्स. व्हाई? बिकॉज द पीपल आर थिंकिंग कि गवर्नमेंट हमारे एरियाज में ना इंटरफेयर कर रही है. फाइन. तो बेसिकली फिर क्या है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये पीपल क्या करते हैं, उनका ट्रेडिशन सेपरेट है, उनका कस्टम सेपरेट है, वो अलग एरिया से अलग सेंटिमेंट से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं. और वो क्या फील करते हैं कि फॉरेस्ट हमारे हैं, वाटर रिसोर्सेज हमारे हैं, है ना. फिर क्या है, देयरफॉर द न्यू एक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ दिस कम्युनिटी टू मैनेज देयर रिसोर्सेज इन वेज एक्सेप्टेबल टू देम. इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसीलिए जब हम लोगों ने 1996 में सेपरेट एक्ट बनाया ना, तो इन चीजों को ध्यान में रखा है कि ये लोग क्या हैं, दीज आर कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए आपको रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा ताकि आप उन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करो. समझ आया? ताकि वो उसको एक्सेप्ट करें वो लोग. गॉट इट? And for this purpose, more powers are given to the Gram Sabha of these areas, and elected village panchayats have to get the consent of Gram Sabha in many respects. और देखो क्या किया हम लोगों ने, इसलिए हम लोगों ने यहाँ की ना जो ग्राम पंचायत है बेसिकली उनको ज्यादा पावर दी, है ना. और क्या किया, जो इलेक्टेड विलेज पंचायत है ना उनको ग्राम सभा की कंसेंट लेनी पड़ती. ग्राम सभा क्या पढ़ा था आप लोगों ने? ग्राम सभा याद आए क्या पढ़ा था? ग्राम सभा बेसिकली इट इज कंसिस्टेड ऑफ द ऑल अडल्ट्स ऑफ द विलेज स्पेशली, है ना. तो उसमें सारे के सारे अडल्ट्स इंक्लूडेड हैं. तो अब हमारी जो ग्राम पंचायत है जो भी वर्क करेगी उसको ग्राम सभा की कंसेंट लेनी पड़ेगी. राइट. The idea behind this act is that local tradition of self-government should be protected while introducing modern elected bodies. मतलब जो आपका देखो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव जो इसका आइडिया था ना इसके पीछे वो यही था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, लोकल ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करके रखेगी, है ना. भले ही हम लोग मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, हम लोग लोकल गवर्नमेंट बना रहे हैं, बट इवन देन उनके ट्रेडिशंस के साथ हम क्या नहीं करेंगे, हम उनकी ट्रेडिशन को नहीं छेड़ेंगे. वी विल नॉट टच दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, क्योंकि उनके कुछ पर्टिकुलर सेंटिमेंट्स हैं तो आप उनको टच नहीं करोगे. गॉट इट? दिस इज ओनली कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. और ये क्यों हुआ ये सारी चीजें? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहते हैं. बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक कि हमारी कंट्री में ना डाइवर्सिटी है, वो हमारी कंट्री की आइडेंटिफिकेशन है. राइट. उस डाइवर्सिटी की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री की एक सेपरेट इमेज फ्रेम हो जाती है. राइट. तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव ट्राइड टू डू ओनली दोज प्रोविजन कि हम हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन भी करना है, पावर्स को सेंट्रलाइज नहीं होने देना है. और वो डिसेंट्रलाइजेशन इस मैनर में होना चाहिए कि जो कोई भी कम्युनिटी है उसके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो. राइट. इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए बट अलोंग विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी. समझ आया? इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने हरेक के इंटरेस्ट को, हरेक के आइडियाज को माइंड में रख के तब कोई प्रोविजन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में. समझ आया? इसीलिए देखो हम लोगों ने जब 73rd अमेंडमेंट कंट्री में इंप्लीमेंट किया तो ट्राइबल एरियाज में उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, उनके फिर सेपरेट हम लोगों ने कुछ प्रोविजन इंट्रोड्यूस करवाए इन 1996. समझ आया? मतलब कितना सोचते हैं हम हमारी कंट्री के हर एक पर्टिकुलर एरियाज के बारे में, क्योंकि हमें पता है डाइवर्सिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री. समझ आया? फाइन. गॉट इट? अब आ जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ये क्या होते हैं? अब देखो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर, इन दैट पार्ट वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर कंट्री.
राइट लेकिन फिर हमने वहां पर एक लाइन 2-3 टाइम्स रिपीट की थी कि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे दे विल नॉट बी कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, उसके लिए एक सेपरेट बॉडी होती है जो कौन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो इसके इलेक्शंस कराएगी। अब ये क्या होती है, लेट अस डिस्कस इट। अब देखो, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर who would be responsible for conducted elections to the पंचायती राज institutions। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट हो, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, उसको अपॉइंट करना पड़ता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो क्या करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, पंचायती राज के इलेक्शन को कंटेस्ट कराने के लिए, राइट। अर्लियर दिस टास्क वाज परफॉर्म बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, ये जो टास्क था ना, इसको परफॉर्म कौन करता था, इसको परफॉर्म करता था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था। बट अब क्या होता है, नाउ द ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑटोनॉमस। लेकिन अब क्या है, देखो इसके डिफरेंस को समझो। पहले जो टास्क था ना, इसको कौन परफॉर्म करता था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता था। फिर क्या है, नाउ द ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑटोनॉमस। अब जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है ना, दैट इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, राइट। द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जैसे हम लोगों ने इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ा, इन द सेम मैनर लोकल बॉडीज के लिए तो भी इलेक्शन कराने के लिए कोई ना कोई चाहिएगा ना भी, तो दैट इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, फाइन। However, the state election commissioner is an independent officer and is not liked to, nor is the officer under the control of the election commissioner of India। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कहीं ऐसा सोच रहे कि हमारी कंट्री में एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो सुप्रीम चीज है ना, वो लॉवर को हमेशा डायरेक्ट करती हैं। जैसे आप लोगों ने जुडिशरी वाला पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन एज इट इज लॉवर कोर्ट्स को, हाई कोर्ट को फॉलो करने पड़ते हैं, याद आया। लेकिन देखो यहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर, ही इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर, राइट। और वो क्या है, वो ना तो लिंक है और ना ही अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन है। और ये किसका एग्जांपल है, ये है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने हमेशा पढ़ा ना कि हमारे यहाँ क्या हो जाता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई किसी के अंडर वर्क कर रहा है। हम लोगों ने पावर्स को क्लियरली डिवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ फेडरलिज्म, विद द हेल्प ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। ऐसे नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मन मर्जी चलाती है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, दैट कैन नॉट हैपन because that kind of structure we have adopted in our constitution, right? So the same sequence is for the state election commissioner also, मतलब उनके पास इंडिपेंडेंट ऑफिस है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगी अपने अकॉर्डिंग उनसे वर्क कराएगी। समझ आया, दिस वाज द मेजर पॉइंट, फाइन, क्लियर। आई थिंक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑल्सो क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट इज जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब जो ये वर्क करेंगे, अब उस वर्क के लिए कहीं ना कहीं से पैसा भी तो आना चाहिए, है ना। सो फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट दैट मनी, अब वो पैसा कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट होगा, राइट। सो फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट मनी, द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन इन 5 years। अब उसके लिए क्या आप लोगों ने देखो सेंट्रल का भी पढ़ा था ना, वी हैव अंडरस्टूड दैट आर्टिकल 280 ऑफ आवर कंट्री डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, वो उस चैप्टर में पढ़ा था, है ना। जब हम लोग पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं और प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा क्या होता है, एक फाइनेंस कमीशन भी होता है, इलेक्शन कमीशन भी होता है, एंड इन द सिमिलर मैनर वी आर हैविंग फाइनेंस कमीशन ऑल्सो, है ना। अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर स्टेट्स को भी तो रिक्वायर्ड है ना भाई, फंड की, उनको भी तो मनी की रिक्वायर्ड है, उनको भी फाइनेंशियल टास्क, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन वंस इन 5 years। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या है, रिक्वायरमेंट होती है एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने की, राइट। दिस कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स इन द स्टेट। और ये जो कमीशन, देखो फाइनेंस कमीशन आपने बना दिया है ना, अब ये चेक क्या करता है, ये एग्जामिन क्या करेगा, इसका काम है टू एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट। जो स्टेट है उसमें लोकल बॉडीज के फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है, एग्जामिन करता है, राइट। समझ आया, मतलब उनके पास कितनी अथॉरिटी है,
उनके पास कितनी मनी ग्रांट हुई, क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो सफिशिएंट है. ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी चेक्ड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन, राइट. It would also review the distribution of revenues between the state and local governments on the one hand and between rural and urban local government on the other hand. अब देखो ये क्या क्या चेक करता है. पहली बात तो ये इसने चेक कर लिया फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है. उसके बाद क्या चेक करेगा, क्या रिव्यू करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज. अब देखो हम लोगों ने टैक्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमारी कंट्री में, फेडरल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, फेडरलिज्म में, है ना, कि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सेंट्री इंपोज करता है, सेंट्री कलेक्ट करता है, राइट. और सेंट्री उनको यूज भी कर लेता है, एक टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करता है हालांकि स्टेट्स में. फिर हमने क्या पढ़ा कि स्टेट्स भी टैक्स लगाते हैं, फिर स्टेट्स उसको कलेक्ट कर लेते हैं बट सेंटर को दे देते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अब जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग द मनी. गेटिंग माई पॉइंट. अब देखो यहाँ पे क्या है, इट वुड ऑल्सो रिव्यू कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना रेवेन्यूज का, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे दिया है ना, तो अब उसमें से अब कुछ ना कुछ पार्ट तो लोकल गवर्नमेंट्स का भी तो होता है ना. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ये चेक करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और लोकल गवर्नमेंट के बीच में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, समझा. और दूसरा क्या चेक करता है, बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, रूरल के बीच में अर्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड, दे आर चेक्ड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन, right. This innovation ensures that allocation of funds to the rural government, local government will not be a political matter. और ये क्या बताता है, इट मीन्स देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन सेपरेट हो गया ना, तभी सेपरेटली किसके लिए वर्क करेगा, ये सेपरेटली अब लोकल गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है. तो इसका मतलब ये हो गया अब कि इसका बेनिफिट क्या है कि जो एलोकेशन होगी ना, फंड्स की एलोकेशन होगी रूरल एरियाज के लिए, स्पेशली लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, वो एक पॉलिटिकल मैटर नहीं, उस पर आपको आर्ग्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है कि उस पर स्टेट्स आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, नो. क्योंकि उनका टास्क है वो चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल बी फाइंडिंग इट, है ना, कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, इतनी कम मनी ग्रांट हुई, ऑल दिस थिंग्स, राइट. तो स्पेशली क्या होता है कि हमारी कंट्री में फंड्स की एलोकेशन को चेक करता है, इसीलिए क्या है ये पॉलिटिकल मैटर नहीं बचता है. फाइन. दिस इज द स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ आवर कंट्री, जो स्पेशली किस चीज के रिगार्डिंग वर्क करता है, वो चेक करता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट की स्पेशली कैसी है, उनको फाइनेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेवेन्यू कैसे एलोकेट होता है, राइट. उसके अलावा लोकल और अर्बन एरियाज में कैसे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है. फाइन. आई थिंक स्टेट फाइनेंस कमीशन अलॉन्ग विद स्टेट इलेक्शन कमीशन, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो स्टेट गवर्नमेंट themselves आर पुअर, आप लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने जब फेडरलिज्म वाला चैप्टर पढ़ा तो हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया कि हमारी कंट्री में जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड है, दे आर डिपेंडिंग ऑन सेंटर फॉर देयर फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया कि स्टेट गवर्नमेंट तो खुद ही गरीब होती हैं, राइट. इन द लास्ट चैप्टर वी read that they ask for the money from the central government, so how can they give money to the local government? क्योंकि अब देखो आपसे यही पूछा गया कि जो खुद गरीब हैं तो कैसे मनी देंगे फिर वो किसी को. तो देखो होता कैसे है, जो मनी होती है ना, ग्रांट होती है, वो स्टेट्स में आएगी, है ना, उसमें से कुछ शेयर वो किसके पास जाएगा, लोकल गवर्नमेंट्स के पास जाएगा. समझ आया. अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स, वो सारी की सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, राइट. मतलब सेंटर हालांकि स्टेट को ग्रांट देगा, बट फिर क्या करेगा, स्टेट उन सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू द नीड्स वो अपने एरियाज में एलोकेट करता है, क्योंकि पूरी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए फंड आया ना उसके पास, है ना. फिर वो क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है. फाइन. आई होप ये भी चीजें आपको क्लियर है. जो आज आप लोगों ने स्पेशली पढ़ा, आज आप लोगों ने 73rd अमेंडमेंट में ये पढ़ा कि हमने ना इसको अपनी, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इसको इंपोज कर दिया 73rd अमेंडमेंट को, लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा है, दैट्स दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट देयर. हमने पहले चेक किया है कंट्री की पोजीशन, हमें लगा कि आदिवासी लोग इसको नहीं टैकल कर पाएंगे, तो हमने क्या किया, कुछ सेपरेट प्रोविजन कर दिए, है ना. तो वो चीजें हम लोगों ने स्टडी की. आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो क्या है, दैट इज ऑल्सो एन ऑटोनॉमस बॉडी, है ना. मतलब स्टेट जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती हैं, राइट. तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑल्सो देयर. अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ द कंट्री, राइट. I hope all these things whatever we have discussed that are clear to all of you. Okay, I hope that
all of the things which are related to 73rd amendment, they are also clear to all of you. If you are having doubts and queries, you can ask your doubts in comment section, right? If you are able to understand the chapter, please press the like button and subscribe the channel as well. We will meet in next video with the 74th amendment, its major provisions. Till then, keep learning, keep enjoying, and the most important thing, stay connected. Thank you. Thanks a lot.